नमस्कार, मैं हूं मोहित कुमार साहू और आप देख रहे हैं दूसरा पहलू। आज की तारीख में भारत की राजनीति, प्रशासन, समाज और तीनों ऐसे दो मोड़ों पर खड़े हैं जहां से ये या तो रास्ता बदल सकता है या हालात और बिगड़ सकते हैं। हम बात करेंगे दो बड़े मुद्दों की। पहला है NEET नीट पेपर लीक और देश की परीक्षा व्यवस्था की लाचारी। आइए शुरू करते हैं पहले मुद्दे को लेकर। नीट पेपर लीक क्या फेल हो चुकी है देश की परीक्षा व्यवस्था? हर साल लाखों छात्र नीट की परीक्षा देते हैं, डॉक्टर बनने का सपना लेकर दिन रात पढ़ाई करते हैं, लेकिन इस साल फिर पेपर लीक की खबरें सामने आ रही हैं। बिहार, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों से रिपोर्ट आई है कि प्रश्न पत्र पहले ही आउट हो चुका था। अब सवाल ये उठता है, क्या परीक्षा से पहले ही बाजार में बिक रहा है भविष्य? सीबीआई जांच की मांग हो रही है, सरकार कह रही है कि ये सब ठीक है, लेकिन छात्र कह रहे हैं हमें न्याय चाहिए। बीते 5 सालों में अगर बात करें, जेईई, यूजीसी, एनईटी, एसएससी जैसे तमाम परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं सामने आई हैं। क्या ये सिर्फ लापरवाही है या संगठित अपराध? पिछले 5 सालों में 18 प्रमुख परीक्षाएं रद्द या दोबारा कराई गई। परीक्षा माफिया का टर्नओवर अनुमानित 2000 करोड़ से ज्यादा है। दूसरा पहलू यह है कि सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई थी ताकि निष्पक्ष परीक्षा हो, लेकिन जब एजेंसी खुद सवालों के घेरे में हो तो छात्र किस पर भरोसा करें? क्या परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता खत्म हो चुकी है? एक बच्चा जब मेहनत से पढ़ता है और उसे सिस्टम धोखा देता है तो नुकसान सिर्फ उसका नहीं, देश का होता है। सिर्फ शिक्षा की ही नहीं, विश्वास की। अब बात करते हैं दूसरे मुद्दे की। एक साल, एक चुप्पी, मणिपुर में हिंसा 1 साल हो गया। 700 से ज्यादा जाने जा चुकी है, हजारों घर जलाए गए हैं, चर्च और मंदिर तोड़े गए हैं, महिलाएं सड़क पर निर्वस्त्र की गई, लेकिन दिल्ली में शांति है। संसद में बहस नहीं, नेताओं की नजरें नहीं। क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? क्या वहां का दर्द हमारी खबरों का हिस्सा नहीं बनता क्योंकि वो दूर है या राजनीतिक रूप से मुफीद नहीं? ये सिर्फ जाति हिंसा नहीं, ये केंद्र और राज्य की नाकामी का हिंसा है। मई 2023 हिंसा की शुरुआत, जून 2023 इंटरनेट बंद, जुलाई 2023 महिलाओं की वायरल वीडियो, दिसंबर 2023 सेना की तैनाती बढ़ी, मई 2024 अभी भी कोई राजनीतिक समाधान नहीं। दूसरा पहलू यह है, क्या मणिपुर को बाकी भारत से काट दिया गया है? 1 साल से वहां के छात्र दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात सिर्फ ट्विटर पर होती है, टीवी पर नहीं। जब देश का एक हिस्सा सुलग रहा हो और बाकी हिस्सा चुप हो तो सोचिए, क्या हम एक देश हैं या सिर्फ एक नक्शा? आज दूसरा पहलू ने आपको 2 ऐसे सच दिखाए जो शायद मुख्य धारा की खबरों में उतनी जगह नहीं पाते, लेकिन असली पत्रकारिता वहीं से शुरू होती है, जहां सत्ता की चुप्पी हो और जनता की पीड़ा। आपका क्या मत है? इन दोनों मुद्दों पर हमें जरूर लिखिए। अगले मुद्दे की बात करते हैं। आज का सवाल बेहद गंभीर है। क्या भारत अब भी आतंकवाद को सिर्फ सीमा के पार देख रहा है या अब आतंकी जमीन देश के भीतर भी तैयार हो गए? भारत में आतंकी घटनाओं का चेहरा बदल रहा है। अब ना तो ये हमेशा सीमा पार से भेजे गए आतंकी होते हैं, ना ही बड़े संगठन हमेशा इनका मास्टरमाइंड होते हैं। अब लोन वुल्फ अटैक, कट्टरपंथी विचारधारा, सोशल मीडिया सबसे बड़ा हथियार बन चुके हैं। एनआईए की रिपोर्ट कहती है पिछले 2 साल में 150 से ज्यादा ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो अकेले ही हथियार, साहित्य, डिजिटल ट्रेनिंग के लिए आतंकी हमले की तैयारी में थे। आतंकी अब मोबाइल ऐप्स, चैट रूम और टेलीग्राम चैनलों पर पनपते हैं। डार्क वेब से हथियार, बिटकॉइन से फंडिंग और सोशल मीडिया से प्रचार, ये नया आतंकवाद है जो चुपचाप घरों के भीतर घुस रहा है। अक्सर ये लोग ना किसी संगठन से जुड़े होते हैं, ना इनके पास कोई लंबा नेटवर्क होता है, लेकिन इनका मकसद सिर्फ एक होता है, अराजकता फैलाना। कई मामलों में आरोपी पढ़े लिखे होते हैं, सामान्य परिवार से होते हैं। तो सवाल उठता है, क्या हम
अपने समाज में संवाद खो चुके हैं? क्या कट्टरता से लड़ने के लिए सिर्फ सुरक्षा बल काफी है? जरूरत है स्कूलों में वैचारिक शिक्षा की, साइबर निगरानी को मजबूत करने की और समाज के भीतर कट्टरता की पहचान करने की। जब तक हम इस घरेलू आतंकवाद को पहचानेंगे नहीं, तब तक हर हमला हमारे लिए चौंकाने वाला रहेगा, क्योंकि असल खतरा बाहर से कम भीतर ज्यादा है। बाहर आतंकवाद से लड़ते हुए दशकों गुजर चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कब तक पाकिस्तान और सीमा पार के आतंकी ठिकानों से हमले होते रहेंगे? क्या वैश्विक ताकतें इस साजिश में मौन साझेदार है? खुफिया रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK में आज भी दर्जनों आतंकी कैंप सक्रिय हैं। इनमें से अधिकतर LAT, JEM और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों से जुड़े हैं। इन कैंपों में युवाओं को सिखाया समझाया जाता है, हथियार दिए जाते हैं और उन्हें भारत भेजा जाता है। अब आतंक एक नया रास्ता है। ड्रोन, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, इन इलाकों में पिछले 200 से ज़्यादा ड्रोन की गतिविधियां देखी गई। इन ड्रोन से क्या आता है? हथियार, हेरोइन, नकली करेंसी, कभी कभी ग्रेनेड, यानी आतंकवाद और संगठित अपराध का खतरनाक गठजोड़। जब भारत आवाज उठाता है तो संयुक्त राष्ट्र और पश्चिमी देश संवेदनशीलता दिखाते हैं, लेकिन कार्यवाही में ठंडापन होता है। भारत में आतंक के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और डिप्लोमेटिक आइसोलेशन जैसे कदम उठाए, लेकिन सवाल यह है क्या सिर्फ सैन्य बल जवाब ही काफी होता है? जरूरत है वैश्विक आतंक को वित्त पोषण पर कड़ी नजर रखने की, पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में बनाए रखने की और अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिक हाईटेक सुरक्षा देने की। जब तक सीमा पार के ठिकाने खत्म नहीं होंगे, देश की सुरक्षा अधूरी रहेगी और जब तक दुनिया इस पर आंखें मूंदे बैठे रहेगी, भारत को अकेले ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब बात करते हैं अगले मुद्दे की। जब पूरी दुनिया आतंकवाद से जूझ रहा है तो चीन में आतंकी घटना क्यों नहीं होती? क्या चीन की सुरक्षा व्यवस्था लाजवाब है या फिर असल कहानी दुनिया से छिपा ली जाती है? चीन की आतंकी घटनाओं पर नीति है शून्य सहनशीलता। जहां अमेरिका, भारत, यूरोप मानव अधिकारों और न्याय प्रक्रिया को ध्यान रखते हैं, चीन सीधे संदेह है तो कार्रवाई करो के सिद्धांत पर चलता है। 2009 उरुमुकी के दंगे के बाद सिनजियांग में हजारों उइगर मुसलमानों को हिरासत में लिया गया। कथित री एजुकेशन कैंप्स में लाखों उइगर कैद किए गए बिना मुकदमे, बिना सुनवाई। तो क्या वाकई चीन में आतंक नहीं है या फिर आतंकवाद के नाम पर हर विरोध की आवाज को कुचल दिया गया? चीन में मीडिया पर शिकंजा और खबरों का गला घोट दिया जाता है। चीन की बात करें, चीन में पत्रकारिता स्वतंत्र नहीं है। सिर्फ वही खबर बाहर आती है जिसे सरकार मंजूरी देती है। मतलब अगर कहीं बम धमाका भी हुआ है और सरकार ने रिपोर्ट ना की तो दुनिया को पता चलेगा ही नहीं। चीन के बड़े शहरों बीजिंग, संघाई, गुआंगझोउ में CCTV कैमरे, फेशियल रिकग्निशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लगातार निगरानी होती है। हर संदिग्ध हरकत का जवाब तुरंत मिलता है, कभी गिरफ्तारी तो कभी गायब कर देना। आइए अब सिनजियांग की बात करते हैं, वही का इलाका जहां पर उइगर मुसलमान रहते हैं। यह समुदाय चीन की नजर में कट्टरपंथ के खतरे का स्रोत रहा है। 2014-15 में कुछ छोटे आतंकी हमला हुए, जैसे कुनमिंग रेलवे स्टेशन पर हमला, लेकिन उसके बाद चीन ने क्या किया? हजारों लोगों को जेलों में डाल दिया गया, मस्जिदें तोड़ दी गई, धर्म आधारित पहनावे और बोलियों पर पाबंदियां लगाई गई, हज और रमजान के रोजे तक प्रतिबंधित किए गए। यह रणनीति आतंकवाद को रोकने की या अल्पसंख्यकों को मिटाने की। क्या बाकी दुनिया ऐसा कर सकती है? भारत, अमेरिका या यूरोप अगर चीन जैसी रणनीति अपनाए तो क्या हम अपने संविधान, मानवाधिकार और न्याय प्रणाली से समझौता कर सकते हैं? भारत में अगर किसी समुदाय के लाखों लोगों को बिना सुनवाई हिरासत में रखा जाए तो दुनिया भर में हंगामा मच जाएगा। चीन में यह चुपचाप हो जाता है। यानी चीन में आतंकवाद इसलिए नहीं है क्योंकि
उसे पनपने से पहले कुचल दिया जाता है, चाहे इसके लिए कितना भी अमानवीय तरीका क्यों ना अपनाना पड़े। चीन की विदेश नीति और सुरक्षा का असर भी एक बेहद कारगर होता है। चीन में पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को कभी भी खुलकर विरोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि CPEC और ग्वादर पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट्स उसे पाकिस्तान से जोड़ते हैं। मतलब चीन घरेलू आतंक को ताकत से कुचलता है, लेकिन विदेश में साजिशों पर आंखें मूंद लेता है, क्योंकि वहां उसके आर्थिक हित जुड़े हैं। तो क्या वाकई में आतंकवाद चीन में नहीं है, या फिर वहां के लोग बोल ही नहीं सकते? क्या भारत जैसे लोकतंत्र को चीन जैसी रणनीति अपनानी चाहिए? क्या हमें अपने रास्ते पर चलकर आतंक से लड़ना होगा, संविधान के भीतर रहकर इंसानियत को बचाते हुए? चलते हैं अगले सेगमेंट में। कश्मीर में आतंकवाद की असली जड़ें क्या है और कश्मीरी पंडितों की त्रासदी का समाधान कब मिलेगा? कहानी शुरू होती है 1989 से, वो साल जब कश्मीर की फिजाओं में सिर्फ बर्फ नहीं, बारूद भी गुलने लगी थी। जब धर्म परिवर्तन करो या मारो या भागो जैसे कश्मीर की सड़कों पर आवाज गूंजने लगे थे। लगभग 4 लाख कश्मीरी पंडित, जिन्हें कश्मीर का मूल निवासी माना जाता है, रातों रात अपने ही देश में शरणार्थी बन गए थे। ये सिर्फ पलायन नहीं था, ये एक सभ्यता का विस्थापन था। तो सवाल उठता है, इस आतंक की जड़ क्या थी? पाकिस्तान की भूमिका इसमें साफ रही। ISI ने सीमा पार से आतंकियों को ट्रेनिंग दी, उन्हें फंडिंग दी और घाटी में कट्टरपंथ का जहर फैलाया। लेकिन केवल पाकिस्तान को दोष देकर हम अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर सकते। राजनीति की नाकामी, धर्म की राजनीति और स्थानीय समर्थन ने भी इस आग में घी डाला। कुछ नेताओं ने तुष्टीकरण की राजनीति की, कुछ ने सिर्फ वोट बैंक के लिए चुप्पी साध ली। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, कश्मीरी पंडितों का वर्तमान स्थिति। सरकार ने योजनाएं बनाई, PM पैकेज, रिहेबिलिटेशन स्कीम, एम्प्लॉयमेंट ड्राइव्स, लेकिन जमीनी सच्चाई क्या है? आज भी हजारों पंडित परिवार जम्मू के राहत शिविरों में रहते हैं। बच्चों के लिए शिक्षा, बुजुर्गों के लिए इलाज और युवाओं के लिए नौकरी, सब कुछ अधूरा। क्या 30 साल बाद भी हम उन्हें वापस नहीं ला सकते? क्या घर वापसी अब भी एक सपना ही रहेगा? सवाल सरकारों से भी है, समाज से भी है और हम सबसे भी। क्या हम सिर्फ द कश्मीर फाइल देखकर संतोष कर लेंगे, या वाकई इस दर्द को समझेंगे जो एक पूरी पीढ़ी ने झेला है? आतंक आज भी जिंदा है, रूप बदलकर, चेहरे बदलकर। 2020 से 2025 तक कश्मीर में कई गैर मुस्लिम हत्याएं हुई हैं। आतंक का मकसद अब भी वही है, डर फैलाना, घाटी को साफ करना। दूसरा पहलू यह है, कश्मीरी मुसलमानों का बड़ा तबका शांति चाहता है। वो भी आतंक से थक चुके हैं, उन्हें भी रोजगार, विकास और स्थिरता चाहिए। तो फिर सवाल ये है, हम सब मिलकर कब और कैसे इस जख्म को भरेंगे? कश्मीर की समस्या सिर्फ कश्मीरियों की नहीं, ये भारत की है, आत्मा का मामला है। जब तक पंडित लौटकर अपने घरों में नहीं बसते, तब तक धारा 370 हटना भी अधूरा रहेगा। और जब तक आतंक के पोषक, चाहे वो सीमा पार हो या संसद के भीतर, खत्म नहीं होते, तब तक घाटी में शांति एक सपना ही रहेगी। आज सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं, जवाब हम सबको मिलकर देने होंगे। नमस्कार।